हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो आप लोगों का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। आई थिंक सो 11 बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन में बाद में जाते हैं। पहले वो टॉपिक्स देख लें जो एमडी कैट के कोर्स में इंक्लूड है। ये चैप्टर नंबर, वैसे आप लोगों ने जो बुक पढ़ी है केपीके की बुक में चैप्टर नंबर 14 बनता है, और जो पंजाब की बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 15 है। यानी जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 15 बनता है। इसमें पूरा चैप्टर जो है वो एमडी कैट में इंक्लूड नहीं है। इसके जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो अपने पास आप लिख लें। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैराडेज एंड लेंज़ेस लॉ है। फैराडेज एंड लेंज़ेस लॉ, फैराडेज एंड लेंज़ेस लॉ है। इसके बाद इंड्यूस सीएमएफ और उसके फैक्टर्स हैं। इंड्यूस सीएमएफ और इसके फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक असल में इतना अजीब सा टॉपिक इन्होंने ऐड किया है ना, क्योंकि इसके लिए फिर हमको बहुत सारा डाटा पढ़ना पड़ जाता है इस इंड्यूस सीएमएफ की वजह से। खैर, इसको देखते हैं आगे। ये असल में, और इसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर का टॉपिक एक इंक्लूड है। इसके बाद उसने एक टॉपिक छोटा सा लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड इस इक्वेशन को पढ़ें, V = V0 sin of ओमेगा t। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद जो है वो टाइम पीरियड को कहते हैं स्टडी करें, फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, पीक वैल्यू को स्टडी करें, और उसके बाद कह रहा है कि जो वोल्टेज होती है ना उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को स्टडी करें ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, ऑफ एसी करंट और वोल्टेज। ये छोटा सा यूनिट है। इसमें जो कुछ टॉपिक्स बनते हैं ना वो तो इससे नेक्स्ट चैप्टर के भी है ना, मतलब ये वाला इस चैप्टर में नई बातें लिखी हुई, ये वाली बातें इस चैप्टर में एसी जनरेटर के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में है। तो इस टॉपिक के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये कुछ 3 ही टॉपिक 4 बनते हैं जो इस टॉपिक चैप्टर के हैं, और ये वाले इससे नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं। मतलब इसके लिए आप लोगों ने केपीके की बुक से चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, और जो पंजाब है उसका चैप्टर नंबर 16 बनेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है ना। लेकिन क्योंकि ये एक दो टॉपिक के लिए फिर हम अलहदा से यूनिट बना नहीं सकते, इसलिए फिर हम इसको इसके अंदर ही पढ़ा दूंगा मैं। मतलब मैं इसको आपको अलहदा से डिस्कस नहीं करेंगे कि इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, इसको इसी का पार्ट बना देंगे। और जब इस यूनिट का टेस्ट होगा तो उस यूनिट के टेस्ट में ये वाला पोर्शन भी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। ये केपीके वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा, मैंने ये शुरू वाली टर्मिनोलॉजी सिर्फ डिस्कस नहीं की थी, बाकी हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपना मैक्सिमम इसका पार्ट पढ़ चुके हुए हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे। बड़ा सिंपल सा यूनिट है, अगर आपको पिछले चैप्टर का आइडिया है तो ये ज़्यादा ही सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है ना, फाई के साथ सब्सक्रिप्ट में छोटा सा बी भी लिख देते हैं ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो B.A होता है। बी आपको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके बहुत सारे नाम थे जिनमें से एक नाम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी था, और भी नाम आपको याद है पिछले चैप्टर मैंने बोला था। इसमें ए जो लिखा हुआ है ना वो बेसिकली एरिया वेक्टर होता है। अब अगर हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, अगर ये फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर का मतलब है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि अक्सर अभी हम डायरेक्शन की जब बातें करेंगे एरिया की, एरिया वेक्टर्स की, तो कुछ बच्चों को लगना शुरू हो जाता है शायद फ्लक्स की भी कोई डायरेक्शन होगी। तो फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्यों है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो इसकी कोई यूनिट इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें स्केलर होती हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम इसकी एस से यूनिट की बात करें तो इसकी एस से यूनिट जो होती है वो वेबर होती है, ठीक है ना। वेबर क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है इसलिए सिंबल में हम W लिख सकते हैं। तो इसकी एस से यूनिट वेबर होगी। अब अगर हम इसकी वेबर देखें किसकी कुल बनता है तो फ्लक्स की यूनिट तो वेबर होगी। इस बी की यूनिट आपको पता है टेस्ला होती है,
और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। तो अगर आपसे पूछता है फ्लक्स की यूनिट किसकी इक्वल होगी, तो फ्लक्स बच्चों आपको समझ आ गया कि वेबर होता है, और वेबर जो होगा दैट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर की इक्वल होगा। ये तो एक चीज़ बन गई, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर की इक्वल होगा। मैं दोबारा लिख सकता हूँ, वेबर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है। अगर बच्चे हम देखें टेस्ला किसके इक्वल था, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, आपको याद है ना फार्मूला, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। यहाँ से बी हम लोगों ने निकाला था ना, वो एफ ओवर आई इंटू एल बना था, ठीक है। अब यहाँ से बी टेस्ला था ना, फोर्स की न्यूटन थी, करंट की एम्पेयर और लेंथ की मीटर। तो टेस्ला किसकी इक्वल था, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर था। तो अगर आप इसी फार्मूले में टेस्ला की वैल्यू पुट करो ना, तो टेस्ला की जगह पर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हो जाएगा, साथ में मीटर का स्क्वायर। ये बच्चों मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो वेबर किसकी इक्वल हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब अक्सर बच्चों से ना ये गलती होती है टेस्ला और वेबर को आइडेंटिफाई करते हुए ना, क्योंकि ये बड़े क्लोज हैं दोनों। दोबारा इनको देखें, देखिए मैं टेस्ला को दोबारा लिखता हूँ, यहाँ से ना टेस्ला जो बनेगा वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बन रहा है ना, यानी जो टेस्ला है वो तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बन रहा है। इसका मतलब इसमें दोनों के ऊपर -1 आता है। लेकिन जब आप लोगों ने वेबर में टेस्ला की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है, तो इसमें मीटर के ऊपर -1 नहीं आ रहा। जब ये दोनों आए तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, क्योंकि जल्दी में अक्सर आप ये गलत करते हैं। तो इस जगह को आप लोग अपने माइंड में रख लें, दोनों के ऊपर -1 आए तो फिर टेस्ला होगा, अगर सिर्फ एम्पेयर के ऊपर -1 आए तो वो फिर वेबर की इक्वल होगा। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। थोड़ा और बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूटन मीटर जो होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है ना, वर्क डन की यूनिट जूल, फोर्स की न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं ना, तो ये न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, जूल पर एम्पेयर भी तो हो जाएगा। तो वेबर यहाँ से जो बन रहा है वो जूल पर एम्पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 3 बातें हो गई, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 बातें हो चुकी हैं। अब इसको हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। यहाँ से बेस यूनिट में लेकर आना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर बच्चा हम न्यूटन की वैल्यू पुट करते हैं, समझ आ रहा है ना, किसमें, इसमें न्यूटन पुट करो। न्यूटन किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, एम ए होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में इसका अपना मीटर, और इसका एम्पेयर चले मैं नीचे लिख देता हूँ, ये पर एम्पेयर लिखा रहने दीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, और साथ में एम्पेयर हो जाएगा। अब ये सारी यूनिट्स हैं, सारी ही वेबर की इक्वल है। और अगर आपसे पूछते हैं इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है, तो ऑल आर एसआई यूनिट्स, सब एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स कौन सी होती हैं, एसआई यूनिट्स में, अब आपको याद होंगी ये सारी बातें, एसआई यूनिट्स में बेस यूनिट्स भी होती हैं एंड ड्राइव्ड भी तो उसी का पार्ट होती हैं। बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों मिलकर ये एसआई यूनिट्स बनती हैं ना। तो अगर पूछते हैं इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है, तो ये सारी जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स हैं। हाँ ये ज़रूर है, ये जो यूनिट है ये वेबर किसकी इक्वल आ रहा है, ये वेबर की यूनिट, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर जो है, ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है। ये आप बात याद रख सकते हैं। तो अगर पूछते हैं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आप बताएं, तो ये सारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट और सब वेबर की इक्वल है। लेकिन ये एमसीक्यू थोड़ा सा याद रखना है, अगर आ जाए ना मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताएं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, तो अगर वो ये वर्ड यूज़ करता है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बताएं, तो फिर आप ये चूज़ करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ओवर एम्पेयर आप चूज़ करेंगे। बड़ी सिंपल सी बातें। नम्स के लिए चलें इसकी डायमेंशन भी बना लेते हैं, या ईटा की तो डायमेंशन वैसे भी इंक्लूड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम डायमेंशन बच्चों बनाना चाहें तो वो यहाँ से बन सकती है, क्योंकि ये यूनिट बेस यूनिट्स की फॉर्म में है। तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, एम, मीटर की क्या हो जाएगी एल का स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा T-2, और एम्पेयर ऊपर जाकर A-1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बन जाएगी एम एल स्क्वायर T-2 और A-1। नम्स में क्योंकि डायमेंशन इंक्लूड है तो इसके साथ ही मैंने डायमेंशन भी लिख दी है, क्योंकि जब बेस यूनिट्स की फॉर्म में यूनिट एक्सप्रेस हो जाती है फिर उसकी डायमेंशन लिखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि उसी को देखकर इसकी डायमेंशन लिखी जाती है। ऐसे यूनिट्स की बात खत्म होगी। अब बच्चे हम बात करते हैं CGS सिस्टम में। CGS आपको आइडिया है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, जो ओल्ड सिस्टम था ना। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी यूनिट जो फ्लक्स की बातें हो रही सारी CGS सिस्टम में, बल्कि पूरा लफ्ज़ लिखता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होगी वो मैक्सवेल होगी, MX इसकी सिंबल होगी, ठीक है। मैक्सवेल क्योंकि आपको आइडिया साइंटिस्ट का नेम है,
तो सिंबल में m को फिर कैपिटल लिखना पड़ेगा, मैक्सवेल की इक्वल होगी। और 1 मैक्सवेल जो होता है ना, मैक्सवेल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और 1 मैक्सवेल जो होता है वो इक्वल होगा 10⁻⁻8 वेबर के, या 1 वेबर अगर हम यहाँ से बनाएं तो 1 वेबर बच्चों इक्वल होता है 10⁸ किसके इक्वल होगा, मैक्सवेल की इक्वल होगा। तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि अगर आपसे यूनिट पूछता है इसकी ऐसे यूनिट बताएं, वो भी आप बता सकते हैं। और अगर इसकी यूनिट आपसे सीजीएस सिस्टम में पूछता है तो सीजीएस सिस्टम में भी आप इसकी यूनिट को बता सकते हैं। यूनिट सारी बातें खत्म होगी, डायमेंशन भी 1 मैंने लिख दी। वापस आते हैं फार्मूला की तरफ। मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोगों ने जो फार्मूला लिखा है बच्चों वो V.A है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं। इसको एक फार्मूला तो BA cos थीटा लिखा जाता है, और एक इसकी फॉर्म हम BA sin अल्फा की फॉर्म में भी लिखते होते हैं। अब इसमें थीटा वाला आप लोगों ने कॉस वाला फार्मूला कब यूज़ करना है, मैं हिंट लिख देता हूँ। जब आपको एंगल जो है ना, वो एंगल आपको किसके साथ गिवन हो, एरिया वेक्टर का एंगल गिवन हो, या एरिया वेक्टर की जगह दूसरा वर्ड क्या यूज़ करता है, नॉर्मल टू एरिया वर्ड गिवन हो, और किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एंगल हो, यानी एरिया वेक्टर या नॉर्मल टू एरिया का बी के साथ एंगल गिवन हो, तो फार्मूले में आप कॉस यूज़ करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड ये यूज़ हो जाए, सिर्फ एरिया वर्ड यूज़ हो, नॉर्मल टू एरिया, एरिया वेक्टर को कहते हैं, सिर्फ एरिया वर्ड यूज़ हो, सरफेस वर्ड यूज़ करे, या प्लेन का एंगल गिवन हो किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो फिर फार्मूले में आप लोगों ने साइन से इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बस ये हिंट याद रख लें, एरिया वेक्टर या नॉर्मल टू एरिया का एंगल बी के साथ गिवन हो तो कॉस से हल करना है, और अगर इनमें से कोई वर्ड यूज़ हो जाए और बी के साथ एंगल गिवन हो तो उसको आप लोग साइन से सॉल्व करोगे। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर किसी ने FSC में इस बात को इस तरह नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी ना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद इसको हल करते हैं। क्वेश्चन इसका भी लिख लें कि व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बताएं इफ नॉर्मल टू द एरिया, if normal to the area is normal to B। आप लोगों ने स्टेटमेंट से ज़्यादा ना अपने हिंट पे गौर करना है। हिंट का मतलब है फार्मूला कौन सा यूज़ करना है ना। इसमें देखो बच्चों वर्ड नॉर्मल टू एरिया यूज़ हो रहा है। नॉर्मल टू एरिया का मतलब फार्मूला कॉज वाला यूज़ होना है, और नॉर्मल टू एरिया का मतलब एंगल, फार्मूला फंक्शन बता रहा है, कॉज यूज़ करना है, इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और दूसरा नॉर्मल जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, एंगल के बारे में बता रहा है। तो बहुत आसान हो गया, नॉर्मल टू एरिया हिंट था कॉज वाले फार्मूले का। इसका मतलब इस केस में जब फार्मूला अप्लाई करेंगे BA कॉज वाला अप्लाई करेंगे। नॉर्मल टू एरिया कैसे है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब ये वाला नॉर्मल एंगल के लिए यूज़ हो रहा है, कॉज 90 पे 0 होता है। तो ये जो सिचुएशन वो डिस्क्राइब कर रहा है, इस सिचुएशन में फिर बच्चे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपका 0 की इक्वल होगा। बड़ी सिंपल सी बात। और क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इस पर, ठीक है। एक छोटी चीज़ क्लियर कर लें कुछ बच्चों को अगर नहीं भी आइडिया। देखिए एरिया वेक्टर जो है ना, ये आपको ये तो आइडिया नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है टू प्लेन, यानी किसी भी प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। नहीं आउटवर्ड नॉर्मल टू प्लेन, जिस तरह ये प्लेन है ना, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड होगा। समझने की बात है ना। तो किसी भी प्लेन का जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, ठीक है ना, वो डायरेक्शन होती है किसकी, एरिया वेक्टर की। और एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना, एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो सरफेस एरिया के ही इक्वल होती है। यानी एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सरफेस एरिया के ही इक्वल होगी। इसकी डायरेक्शन हम किधर लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू प्लेन लेंगे, यानी किसी भी प्लेन के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एरिया वेक्टर को यूँ लिखा जाता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना वो सरफेस एरिया के बराबर होगी, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो ये वैसे इसकी वेक्टर फॉर्म इस तरह हम लिख सकते हैं।
लेकिन इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आपको आइडिया है भी, इसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर अब मैंने इसलिए आपको इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको वो डायरेक्ट हिंट बता दिए ना, ताकि आप डायरेक्ट फार्मूला गेस कर लें, ताकि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो ना। एक आधा और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि सपोज करें मैं लिखता हूँ, इफ एरिया ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी में लिख सकता हूँ, आसान बात करता हूँ, देन फ्लक्स बताएं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इफ एरिया ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी देन फ्लक्स बताएं। देखिए इसमें वर्ड क्या यूज हो रहा है, एरिया यूज हो रहा है। एरिया हिंट किस चीज का है, एरिया आपको बता रहा है कि फार्मूला आप लोगों ने साइन वाला यूज करना है। एरिया ऑफ कॉइल कैसे पढ़ा हुआ है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कितना होता है, जो एंगल है अल्फा, चले उसकी सिंबल रखिए तो अल्फा लिख लो, अल्फा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ कॉइल वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब फार्मूले में साइन यूज करना है। तो पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगेन फ्लक्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात ज़ाहिर हो रही है, बी ए साइन अल्फा। तो बी ए साइन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन 0 पे 0 होता है, तो इस सिचुएशन में भी फ्लक्स किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो मैंने फार्मूले इसलिए चेंज किए हैं कि आप इस एरिया और एरिया वेक्टर की झंझट में जब पढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट समटाइम जल्दी में क्वेश्चन रॉन्ग भी कर देते हैं। तो ये आपको आइडिया हो गया कि कौन सा फार्मूला आप लोगों ने कब यूज़ करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, if theta is angle between area of coil and B, then magnetic flux will be equal to, sometime वो फार्मूला भी पूछ लेता होता है ना, इस केस में फ्लक्स किसकी इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन 2 ही लिखता हूँ सिर्फ। एक मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा होगा, और एक फार्मूला बी ए साइन अल्फा होगा, या साइन थीटा कर लेते हैं, बल्कि थीटा ही लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि थीटा इज एंगल है ना, अब अल्फा नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसमें मैं अल्फा वाले ऑप्शन भी लिखता हूँ वैसे, ताकि आपको सही कंसेप्ट क्लियर हो। बी ए कॉस अल्फा और बी ए साइन अल्फा। अब मैंने अल्फा खुद ही लिखा है। अब इसमें देखें ना, अब उसने सिंबल खुद फिक्स कर दी है। उसने बोल दिया थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल का मतलब क्या यूज होना है, साइन, और साइन के एंगल को उसने किससे डिनोट किया, थीटा से, देन बी। तो एरिया ऑफ कॉइल और बी के दरम्यान में एंगल के लिए हम साइन यूज करते हैं। अब अल्फा यूज करना है या थीटा यूज करना है, जो सिंबल क्वेश्चन में मेंशन होगी वही यूज करनी पड़ेगी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए अल्फा लिखा है ना, लेकिन अगर स्टेटमेंट में कभी वो खुद थीटा बोल दे तो फिर तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं हमने अल्फा यूज करना है। अब तो आप क्या यूज करोगे, थीटा यूज करोगे। इस केस में आपका ऑप्शन बीटा बनेगा। तो दोबारा चीज क्लियर कर लें कि अगर क्वेश्चन में एंगल मेंशन हो तो जो एंगल मेंशन हो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला चूज करना है। अब अगर यह एरिया ऑफ कॉइल होता तो बी ए साइन हम लोगों ने थीटा चूज किया है। अगर यह एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल होता तो फिर बी ए कॉस थीटा होता। तो इसको कुछ बच्चे जल्दी में बी ए साइन अल्फा चूज करते हैं। अगर ये एंगल अल्फा गिवन होता और सेम स्टेटमेंट होती फिर ये ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि एंगल शुरू में अल्फा नहीं, एंगल को उसने किससे डिनोट किया हुआ है, थीटा से डिनोट किया हुआ है। तो इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन में अब इसको थीटा से ही सॉल्व करोगे। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अल्फा से सॉल्व नहीं करना। बहुत बेसिक और फंडामेंटल सी बात, उम्मीद आप सारों को क्लियर हो चुकी होगी। देखिए अब हम बात करते हैं जनरल क्वेश्चंस की। जनरल क्वेश्चंस का मतलब ये होगा कि जिन क्वेश्चंस के अंदर एरिया या एरिया वेक्टर की बात हो ही नहीं रही होगी, तो जब एरिया और एरिया वेक्टर की बात ना करें ना, तो फिर फॉर्मूला इसका बी ए कॉस थीटा ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपका सवाल ये आ जाता है, वो आपसे पेपर में ये पूछता है कि आप वो एंगल बताएं जिस एंगल पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। कोई चीज़ मेंशन ही नहीं है, मतलब उसने कॉइल एरिया वेक्टर वर्ड यूज नहीं किया, और पूछ रहा बताएं किस एंगल पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, एक तो 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और एक 180 डिग्री पे भी फ्लक्स मैक्सिमम ही होगा। ठीक है ना, तो दोनों एंगल पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री अगर यहाँ पुट करें तो मैक्सिमम फ्लक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, बी ए होगा, और 180 डिग्री पे भी जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम ही होगा, और 180 अगर पुट करें तो किसकी इक्वल होगा, माइनस बी ए होगा। यहाँ पर माइनस साइन जो होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, जितनी भी क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होती है ना, जितनी भी क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होती हैं वो स्केलर होती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, लेकिन जो क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हो उनके साथ नेगेटिव साइन आ सकता है, और ये नेगेटिव साइन उनकी मैग्नीट्यूड का नहीं होता, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन का है।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, उसकी डायरेक्शन किधर से आ गई, ये डायरेक्शन माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स की शो नहीं कर रहा, ये बता रहा है डायरेक्शन बी और किसकी, ए की, यानी बी और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है। तो कहने का मकसद ये है, अगर आपसे कोई बंदा कहे ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स 2 वेबर है और एक बंदा आपसे कहे मैग्नेटिक फ्लक्स -2 वेबर है, तो कौन सा फ्लक्स ज़्यादा है, तो आप लोगों ने याद ही रखना है कि दोनों फ्लक्स आपस में इक्वल हैं। ये माइनस साइन सिर्फ किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि बी और ए की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और 180 डिग्री पे भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो ये बच्चों आप लोग सेम लाइक वर्क, सेम होगा लाइक वर्क, जो बातें मैंने आपको वर्क के लिए नहीं बताई थी वही सारी बातें फ्लक्स के लिए भी अप्लाई होंगी ना, क्योंकि वर्क भी तो किसका रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं है। तो कि कौन सा वर्क डन मैक्सिमम होता है, 200 जूल मैक्सिमम होता है, ये -200 जूल, दोनों वर्क डन आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइनस साइन जो वर्क डन के साथ होता है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ एफ एंड डी। तो अगर आपको इस बात में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप ये बात फ़ौरन सोचें कि जो बातें आप लोगों ने वर्क डन के लिए की थी वही सारी बातें आज हम फ्लक्स के लिए भी कर रहे हैं। तो वर्क डन किस एंगल पे मैक्सिमम था, डॉट प्रोडक्ट था ना, 0 और 180 पे, तो फ्लक्स भी किस में मैक्सिमम होगा, 0 और 180 पे। हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि ये जो फ्लक्स होता है इसको हम मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं, और ये जो 180 पे होता है इसको मैक्सिमम कौन सा, नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं दोनों मैक्सिमम। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स के तो 0 डिग्री, मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स के तो एंगल 180 डिग्री। लेकिन अगर सिर्फ मैक्सिमम फ्लक्स बोले तो 0 डिग्री भी चूज़ करोगे और आप लोगों ने बच्चे 180 डिग्री भी चूज़ करना। वो तो आसान सी बात आपको समझ आ चुकी है। मिनिमम फ्लक्स किस एंगल पर होगा, मिनिमम कह लें या इसको बच्चों हम बोलते हैं ज़ीरो फ्लक्स, मिनिमम ये 0 फ्लक्स किस एंगल पर होगा वो आप लोगों ने याद रखना है। जब थीटा 90 होगा या 90 डिग्री पुट करें तो फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इसमें कोई उसने ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस मेंशन नहीं थी, इसमें सिर्फ बात हो रही है बताएं किस एंगल पे फ्लक्स 0 होगा, आप बोलेंगे 90 डिग्री। तो आप लोग फार्मूले में कॉस क्यों यूज़ कर रहे हैं, साइन से यूज़ करते तो साइन 90 पुट करते तो फ्लक्स मैक्सिमम आ जाता, क्योंकि जनरल जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमारी बुक में ये वाला फार्मूला है। तो जब ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एंड बी मेंशन ना हो, जस्ट आपसे पूछे किस एंगल पे फ्लक्स मिनिमम या मैक्सिमम होगा, फिर आप लोगों ने इसी तरह आंसर करना है। और किसको बेस बनाकर करना है, कॉस को आप लोगों ने बच्चों बेस बनाकर इसका आंसर करना है। उम्मीद आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी हमारी बात हुई है कि मैक्सिमम फ्लक्स बी ए की इक्वल है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, बी ए कॉस थीटा होता है और मैक्सिमम फ्लक्स बी ए की इक्वल है। तो बी ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ ना, ये बन जाएगा 5x और साथ में cos थीटा हो जाएगा। अब अगर आपका जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है कि एट व्हाट एंगल, वही पुरानी बात है, एट व्हाट एंगल जो फ्लक्स है, मैं वर्डिंग नहीं लिख रहा, मैं मैथमेटिकल लिख लूँ, एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस एंगल पे फ्लक्स हाफ हो रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। आपको क्वेश्चन आ जाता है एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बिकम √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बिकम 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप सबको बच्चों बताया कि इसको इसी से कंपेयर करेंगे, तो वही वर्क डन वाली सारी बातें। तो 5 से कंपेयर हुआ, 5 से कंपेयर हुआ, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा हमें पता है जनरल क्वेश्चन में उसने किससे कंपेयर होना है, कॉस थीटा से ही कंपेयर होना है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसने कॉस थीटा से कंपेयर होना है। तो अगर ये वाला आपका क्वेश्चन आ जाए, मैं इसको इसके आगे ही हल कर देता हूँ कि यहाँ पर कॉस थीटा किसके इक्वल बना, फिर 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, रेडियन में लिखेंगे तो 5/3 रेडियन होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो कॉस किसकी इक्वल होगा, √3/2 होगा, और कॉस थीटा बच्चे आपको पता है √3/2 किस एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो नंबर आ रहा है जो कॉस थीटा होगा वो किसके इक्वल आ रहा है, 3/2 आ रहा है। आपको पता है जो कॉस थीटा होता है यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसने कॉस थीटा की इक्वल लिखा जाना है, और जो कॉस थीटा होता है उसके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो दैट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 हो, क्योंकि कॉस के बारे में बहुत डिटेल से मैंने बातें की, अब तो नहीं करूँगा, कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, बाकी कॉस की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर को लेस दैन और इक्वल टू 1 होना चाहिए।
तब cos थीटा अगर 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 बचे तो 1.5 होता है, तो ये नंबर तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए किस एंगल पे पॉसिबल होगा, तो आप लोग इसका आंसर नहीं चूज कर सकते, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अक्सर बच्चे अंडर 3/2 को 3/2 को मिक्स करते हैं, 3/2 1.5 होता है, तो ये 1 से ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा जिसको कॉस के इक्वल लिख रहा होता है उसको 1 के इक्वल या 1 से लेस होगा तो फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये वाले कंसेप्ट सारे जो हैं ये उसी तरह याद कर लेने हैं जिस तरह आप लोगों ने वर्क डन के क्वेश्चन किए थे, उसी तरह सेम आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन भी करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ये चीज़ें अब आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें आपको मसला इस केस में नहीं बनेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके जो दूसरा फार्मूला है ना बी ए साइन वाला जो है उसके साथ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें भी मैक्सिमम फ्लक्स तो बी ही होगा ना, तो 5x इंटू कौन सा हो जाएगा साइन अल्फा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि क्वेश्चन में वो एंगल को मेंशन करेगा कि एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल एंड बी ना, यानी वो आपसे पूछ सकता है एट व्हाट एंगल, अल्फा चैनल लिख एट व्हाट एंगल, यू इसका क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा लिखता हूँ एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल के साथ वो बताएगा बिटवीन, एट व्हाट एंगल के बाद बताएगा वेयर अल्फा इज दी, अल्फा जरूरी नहीं थीटा भी लिखा हो सकता है, फिर अल्फा इज दी एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दोबारा बात सुन लें, जब बच्चों वो जनरल क्वेश्चन थे उसमें उसने ये वाली बातें नहीं की थी, जब ये वाली बातें नहीं हो रही, जनरल क्वेश्चन आता है किस एंगल पे फ्लक्स हाफ होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, तो आप लोगों ने पिछले मेथड से करना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वेयर जो भी एंगल गिवन है, वेयर अल्फा या थीटा जो भी सिंबल वो यूज़ करे, इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, तो अगर ये वो चीज़ मेंशन कर देता है, प्लेन ऑफ कॉइल बोल देता है, तो अब हमें समझ आ गया है कि अगर वो प्लेन ऑफ कॉइल बोल रहा है तो इसका इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको किससे सॉल्व करें, साइन वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब इसको कॉज वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी आपके पास ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हो साइन वाला यूज़ होगा। अगर सपोज करें ये क्वेश्चन आ जाता है एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी होता, एरिया वेक्टर एंड बी होता तो फिर भी आप पुराने मेथड कॉज से ही सॉल्व करते हैं। अगर कुछ ना मेंशन हो तो फिर भी कॉस से सॉल्व करते हैं। अगर एरिया वेक्टर एंड बी या नॉर्मल टू एरिया एंड बी गिवन हो तो फिर भी कॉस से ही सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर ये वाली बात है प्लेन ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, सरफेस ऑफ कॉइल एंड बी हो तो फिर आप लोगों ने बच्चों इसको साइन से सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ चुका हुआ है। तो देखें इसको आप 5 से कंपेयर हुआ 5x से, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसने किससे कंपेयर होना है, साइन से। तो साइन अल्फा 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 आप सारों को याद है किस एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो π/6 रेडियन के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट भी सही क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, और जब ये यूज़ होगा तो ज़रूरी है साथ में एक्सप्लेनेशन गिवन हो। एक्सप्लेनेशन गिवन हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सप्लेनेशन के बाद भी हमें कॉज ही यूज़ करना पड़े। वो डिसाइड करेंगे वो जो हिंट वाले वर्ड मैंने शुरू में लिखे थे। थोड़े से इसके और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करें बच्चे आपका फर्दर क्वेश्चन कुछ यूँ आ गया, आपको बी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे कहता है 5K है, और बी की यूनिट आपको पता है टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 5K है, पता है बी वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसकी डायरेक्शन अलोंग दैट एक्सिस है, टेस्ला उसकी यूनिट है, और एरिया जो है वो सपोज कर लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर गिवन है इन XY प्लेन, एरिया 2 मीटर स्क्वायर गिवन इन XY प्लेन, और क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोग फ्लक्स कैलकुलेट करें। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि आपको बी जो है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और एरिया भी गिवन हो, तो फिर इस तरह के सारे क्वेश्चन का बेहतर हल ये होता है कि आप इसको फिर डॉट प्रोडक्ट सही सॉल्व करें। मतलब आप उस चक्कर में ना जाएं कि हम कॉज और साइन कैलकुलेट करके लाएंगे, आप इसको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करो। देखो यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है, इस जगह पर एरिया वेक्टर लिखा हुआ है। अब सबको ये बात याद होनी चाहिए, एरिया और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एरिया और एरिया वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, यहाँ पर जो प्लेन लिखी होती है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन
उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किसके, एरिया के। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी एरिया के। एरिया किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई में मिसिंग क्या है, जेड एक्सेस। तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया जो वेक्टर होगा वो अलोंग जेड एक्सेस होगा। समझ आएगी बात की। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपके एरिया जो है वो एक्स जेड प्लेन में गिवन होता, एरिया अगर एक्स जेड प्लेन में गिवन होता तो एरिया वेक्टर किधर किधर होता, मिसिंग क्या है, वाई एक्सेस। एरिया वेक्टर अलोंग वाई एक्सेस होता। इसी तरह अगर आपके पास एरिया वाई जेड प्लेन में होता तो एरिया वेक्टर किस एक्सेस के अलोंग होता, एरिया वेक्टर फिर अलोंग वाई जेड के बाद सॉरी क्या बात एक्स एक्सेस होता ना, तो एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस होता। तो ये जो मैंने नीचे डायरेक्शन लिखी है ना, ये डायरेक्शन भी बच्चों किसकी है, एरिया वेक्टर की। ये डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की, ये डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की। तो बड़ा आसान है कि जो आपको यहाँ पर प्लेन में एरिया गिवन है, उस प्लेन में जो मिसिंग एक्सेस है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगा। एक्स साइड में मिसिंग वाई एक्सेस, एरिया वेक्टर अलोंग वाई एक्सेस। वाई जेड प्लेन में मिसिंग एक्स एक्सेस, एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस। बहुत आसान हो गया। जो भी क्वेश्चन आए उसका अब आप एरिया वेक्टर की वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ, एरिया कितना आ रहा है 2, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो एरिया वेक्टर की वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो एरिया वेक्टर किस एक्सेस के अलोंग होगा, जेड एक्सेस के अलोंग। और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के होगा। और साथ में यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये बस आप लोगों ने इतना छोटा सा काम करना है कि ये 3 क्वेश्चन बनेंगे ना, आप लोगों को मैंने इसके नीचे एरिया वेक्टर लिख दी है। ये तो आपको याद होगा, जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर के होता है, वाई एक्सेस का मैं लिख भी देता हूँ, वाई एक्सेस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे होता है। और एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर आई होगा। तो इस तरह आप एरिया को एरिया वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों कन्वर्ट हो जाए वेक्टर फॉर्म में, तब इनकी वेक्टर फॉर्म लिख लें। बी कितना आ रहा है 5 के, डॉट प्रोडक्ट लेना है आप लोगों ने। एरिया वेक्टर कौन सा है 2 के। ये तो आपको सबको याद ही होगा, फिर मैं अगेन लिख सकता हूँ, आई डॉट आई लिखें, जे डॉट जे लें। यानी सिमिलर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 की इक्वल होता है। यानी सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल होगा। लेकिन अगर बच्चों हम डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें, आई डॉट जे ले लें, जे डॉट के ले लें, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, के डॉट आई ले लें तो 0 होगा। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 की इक्वल होगा। तो अब देखें के डॉट के करोगे तो इधर से देखोगे तो के डॉट के किसकी इक्वल हो रहा है 1। अगर के डॉट के 1 की इक्वल हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी हो रही है 5 टू द 10, और के डॉट के 1 लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो आपका कितने वेबर होगा, 10 वेबर की इक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको अटैम्प्ट करना आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की सेम एग्जांपल जो है वो जो पंजाब की बुक है उसमें गिवन भी है। यानी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ 14.2, ये पंजाब की बुक में एक एग्जांपल है, बल्कि वो मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ। उस एग्जांपल में बी जो गिवन है ना, वो थोड़ी बी जो गिवन है उसकी वैल्यू आई थिंक सो 140 आए -18K है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 140 है या 14 है, इससे फ़र्क को नहीं पड़ता जो भी वैल्यू होगी। 140 आए -18K। और एरिया जो गिवन है ना, एरिया आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। ये जो है ना बी, ये टेस्ला में गिवन है। एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस प्लेन में गिवन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई में मिसिंग क्या है, जेड एक्सेस। तो एरिया वेक्टर को अब लिख लो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, पहले इसके मीटर स्क्वायर बनाओ, -4 मीटर स्क्वायर मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये टेस्ला में है ना, तो इसको फिर सिस्टम इंटरनेशनल में लेकर आना पड़ेगा बिफोर डॉट प्रोडक्ट। इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो इसके साथ के लिख से, ऐसे के पहले आएगा यूनिट बाद में आएगी ना, लेकिन इतनी गलती अब आप चल सकती है, ठीक है ना। ये रूल ये होता है, यूनिट वेक्टर पहले होता है यूनिट बाद में होती है। खैर ये रूल अब आप समझ चुके हैं। वो आपसे वही डिमांड कर रहा है कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स 140 आए -18K हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, साथ में K लिख सकेंगे, यूनिट हम लिख लीजिए। देखिए आई इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आई वाली टर्म तो 0 होगी। -18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90। और K डॉट के किसकी इक्वल होता है 1 -4 आपके पास आ गया ना। दोनों सिस्टम इंटरनेशनल की वैल्यूज़ हैं, तो -90 इंटू 10⁻⁴ वेबर की इक्वल होगा। जो पंजाब की बुक है ना उसमें माइनस नहीं लिखा हुआ,
उसमें उसने प्लस के साथ आंसर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बोर्ड में यूनिवर्सिटी में सॉरी माइनस के साथ भी आ जाए और प्लस के साथ भी आ जाए, तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन को प्रेफर करना है। हाँ, अगर नेगेटिव साइन ना हो, +90 लिखा हो, तो फिर आप प्लस वाली आंसर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर -90 इंटू पावर -4 भी हो, +90 इंटू पावर -4 भी हो, तो फिर आप लोगों ने -90 चूज़ करना है। लेकिन पंजाब की बुक में जो एग्जाम्पल उसने सॉल्व की हुई है, उसमें उसने माइनस साइन नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ माइनस साइन ना लिखा होने की वजह से वो मिस प्रिंटिंग है ना। आप लोगों ने ये कंसेप्ट नहीं बना लेना कि हम इस आंसर को पॉजिटिव करके ही लिखेंगे, हम आंसर को नेगेटिव साइन के साथ ही इस केस में भी लिख रहे होंगे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होगी। तो आपको आइडिया हो गया कि इसमें डॉट प्रोडक्ट है। आपके कुछ क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के हम लोगों ने देख लिए, कुछ एरिया और एरिया वेक्टर के क्वेश्चन देख लिए आप लोगों ने, और नॉर्मल टू द एरिया की सिचुएशन भी आप लोगों ने देख ली। तो यही पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं। तो इसकी यूनिट्स वगैरह को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, डायमेंशन आपको नंबर्स वगैरह के लिए पता होनी चाहिए। यही चंद बेसिक फंडामेंटल टूल भी हैं। आगे चलते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है ना बेसिकली वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI भी लोग कहते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमेना था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इस फिनोमेना को जो डिस्कवर किया था वो 1831 के अंदर, जो सबसे पहले इसने डिस्कवर जो काम किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे फेमस ज़्यादा माइकल फैराडे हुआ था, लेकिन सेम फिनोमेना एक और साइंटिस्ट था, उसने भी उसी टाइम में स्टडी किया, वो जोसेफ हेनरी है, जोसेफ हेनरी। तो अगर आज ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था, माइकल फैराडे ऑप्शन भी हो, जोसेफ हेनरी भी हो, तो आप बोथ चूज़ करेंगे। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो फिर आप माइकल फैराडेस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, क्योंकि जो फेमस हुआ है वो माइकल फैराडे ही ज़्यादा फेमस हुआ है। जैसे KPK की बुक में तो जोसेफ हेनरी का नाम भी उसने नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ माइकल फैराडे ही लिखा हुआ है। लेकिन पंजाब की बुक में दोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये फिनोमेना 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी दोनों ने सेपरेटली डिस्कवर किया, दोनों इकट्ठे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अगर बोथ का ऑप्शन आ जाए तो बोथ चूज़ करेंगे, लेकिन अगर डिस्कवर में बोथ का ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आप लोगों ने उस केस में माइकल फैराडेस को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने अभी इससे पिछला पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EM लिख लो, EM मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते रहे कि करंट को यूज़ करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बड़ी डिटेल से बातें की हैं। करंट फ्लो करता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, EM मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर आप MCQ कभी आ जाए ना कि रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल ठीक है ना। रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था उसको स्टडी कर रहे थे। याद है, एम्पेयर लॉ से हम लोगों ने इसी की बात की थी। बाकी सारों में भी हम करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके वापस करंट जनरेट करेंगे। तो रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो ना, वापस आ रहे हैं, तो रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, I से B जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, B से I जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये MCQ के लिए छोटी सी बात याद रखनी है कि रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर आप कभी वर्ड देखें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वल होगा। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से पढ़ाना चाहूँ ना, तो हम फैराडेज लॉ से चले स्टार्ट देते हैं। पहले मैं फैराडेज लॉ की बात करता हूँ। फैराडेज जो था, इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब एक एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया, इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद जब उन एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल कंक्लूजन था, हम उस कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो फैराडेज ने असल में अपने 2 लॉ दिए थे। हमारी बुक में उसने इस सारी बात को कंबाइन करके लिखा हुआ है, मैं दोनों को अलग-अलग कर देता हूँ। पहले हम बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
Faraday's first law of EMI. EMI मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं थोड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। सपोज करें आपके पास बच्चों ये कोई कॉइल है और इस कॉइल के साथ आप लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे इसलिए नहीं जा रहा कि बोर होना शुरू हो जाएंगे ना, जिस एफएससी में मैंने इसकी बेसिक पे बात की थी। मेरा ख्याल आपको बेसिक बातें पता है, हम उससे आगे बात शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने इसके पास एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है। ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ पे जाकर यूँ एंड हो रही होती है, यूँ चल रहा होता है ना सिस्टम। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हम ये वाला मैग्नेट, ये कॉइल है ना आपको नज़र आ रही, इस कॉइल के टुवर्ड्स लेकर आएंगे, इस कॉइल के टुवर्ड्स लेकर आएंगे, तो जब ये मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल मूव करेगा ना, जो मैग्नेट है जब वो टुवर्ड्स कॉइल मूव करेगा तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वो मैग्नेट जो होगा वो अवे फ्रॉम कॉइल मूव करेगा, मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल मूव करेगा तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही है ना, जब ये इधर आ रहा है इसमें लाइन ज़्यादा पास कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जब ये दूर जा रहा है उस केस में जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया दोनों केसेस में, जब मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है तब भी गैल्वेनोमीटर ने क्या दी है, डिफ्लेक्शन दी है। यानी जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, लेकिन जब वो अवे फ्रॉम कॉइल मैग्नेट यूँ दूर जा रहा है तब भी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तब भी गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो फैराडे ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, इस कॉइल में जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, इस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, इस गैल्वेनोमीटर में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है, आपको पता है ना, करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ईएमएफ वर्ड यूज़ करते हैं। बल्कि ईएमएफ के साथ भी हम वर्ड क्या लगाते हैं, इंड्यूस ईएमएफ वर्ड लगाते हैं ना। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया, जब ये मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करता है या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करता है, इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। उस ईएमएफ को फैराडे ने नाम दिया इंड्यूस ईएमएफ का। और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अगर ये सर्किट क्लोज हो जाए ना, अगर ये सर्किट क्लोज हो तो करंट भी फ्लो करेगा। अगर सर्किट क्लोज हो तो करंट भी फ्लो करेगा। उस करंट को इसने नाम दिया किसका, इंड्यूस करंट का। दिस होल स्टोरी इज नेम्ड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो मैं उसकी स्टेटमेंट पूरी लिख देता हूँ वैसे, ठीक है, क्योंकि अगर कभी पेपर में आ जाए ना कि इसमें फर्स्ट लॉ कौन सा है, ये सेकंड लॉ कौन सा है, तो कहीं आप मिक्स ना कर देना। तो मैं इसकी पूरी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, यही बातें ऊपर वाली वर्डिंग में लिख से नहीं। whenever there is whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the conductor, an EMF is induced in the conductor। ये बात आप समझ आ गई होगी ना। whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, ये कंडक्टिंग कॉइल होनी चाहिए ना। जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एन EMF इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर एक EMF क्या होगी, इंड्यूस इन द कंडक्टर होगी। और अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब करंट की बात हो रही। इफ द कंडक्टर, अगर वो जो कंडक्टर है फॉर्म है क्लोज लूप, अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप बनाएगा, जिस तरह यहाँ पर उस कंडक्टर ने क्या बनाई है, क्लोज लूप बनाई है। इफ ए कंडक्टर फॉर्म ए क्लोज लूप एंड इंड्यूस करंट flows through it, and induce current flows through it, उसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। यहाँ से दो बातें समझ आ गई कि इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए कॉइल का क्लोज होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब सपोज करें, मैं ये सिंपल बात करता हूँ,
ओपन सर्किट का लफ्ज़ आपको पता होगा ना, अगर ओपन सर्किट हो, ठीक है ना, ओपन सर्किट के अंदर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर ओपन सर्किट में चेंज इन फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो समझ आ गया आपको कि फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना। ओपन सर्किट में अगर फ्लक्स में चेंज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इंड्यूस ईएमएफ नॉट इक्वल टू जीरो होगी, लेकिन बच्चों करंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, ओपन सर्किट में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, लेकिन इंड्यूस करंट जीरो होगा। करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। इसी तरह अब अगर मैं बात करूँ क्लोज सर्किट की, क्लोज सर्किट आपको पता है जिसमें करंट फ्लो कर सकता हो। क्लोज सर्किट में अगर चेंज इन फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, चेंज इन फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो फिर क्या होगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी और फिर इंड्यूस करंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सारी बात की स्टोरी ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी नहीं होता। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि इंड्यूस ईएमएफ हो बट इंड्यूस करंट इक्वल टू जीरो हो। ये सिचुएशन कब होगी, जब सर्किट ओपन होगा। और क्लोज सर्किट अगर होगा और अगर क्लोज सर्किट में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर अगर इंड्यूस ईएमएफ है तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक करंट भी फ्लो करेगा। उस करंट को हम लोग नाम दे रहे होते हैं इंड्यूस करंट का, हम उसको नाम दे देंगे। ये बस आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। इसी बात को ना थोड़ा चेंज करके भी कुछ लोग लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये कब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जब उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। अब कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो ज़रूरी है उसमें मैग्नेट ही मूव करे। देखिए ना, इस कॉइल में जब फ्लक्स चेंज आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है मैग्नेट मूव करे। कॉइल भी तो मूव कर सकती है ना, लेकिन अगर कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट जाए तब भी तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। अगर कॉइल मैग्नेट से दूर जाए तो तब भी तो फ्लक्स चेंज हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स चेंज है उसमें मैग्नेट का मूव करना ज़रूरी नहीं है। मुझे यूँ कहना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान में अगर रिलेटिव मोशन हो रही हो, कौन सी मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही हो, तो उस केस में भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो फैराडेज जो फर्स्ट लॉ है उसकी सेकंड स्टेटमेंट में लिखने लगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ की सेकंड स्टेटमेंट, ये बात अपने पास पल्ले बांध लें कि इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी होता है। ये बात होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट अगर आ जाए तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट है किसकी, फैराडेज के फर्स्ट लॉ की है, भी फर्स्ट लॉ है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट बनती है व्हेन एवर, वही बात रिलेटिव मोशन वाली ना, देयर इज ए, व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन। मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ कि रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है ऐसी मोशन जिसमें दोनों के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो। ये अपने लिए लफ्ज़ याद रख लेना। रिलेटिव मोशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी मोशन जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो, उस मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं। व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन हो रही हो किसके दरमियान में, बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, तो क्या होगा, एन ई एम एफ, ठीक है। एन ई एम एफ इज इंड्यूस इन कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में क्या होगी, इंड्यूस होगी, ठीक है की बात। एंड इफ, वो बात होगी अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा, वो बात मैं नहीं लिखना। इफ सर्किट इज क्लोज देन करंट फ्लोज, तो फिर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिख लें, उस कॉइल में कब तक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती रहेगी, जब तक उस कॉइल में फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे फ्लक्स में चेंज खत्म होगी उस कॉइल के अंदर फिर इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात भी अपने पास लिख लें कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ लास्ट, बुक की लाइन्स है सारी, इंड्यूस ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस, द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। ये बातें आपको वैसे याद भी हैं, लेकिन मैं खुद बहुत बेसिक लिख रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इंड्यूस ईएमएफ कब तक होगी, जब तक फ्लक्स में चेंज होती रहेगी। जैसे फ्लक्स में चेंज खत्म होगी इंड्यूस ईएमएफ ने भी खत्म हो जाना। एक छोटी सी बात मुझे ये बताएं, देखिए सपोज करें अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल 4 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और ये कॉइल मैग्नेट से दूर जा रही है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस होगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। जिस स्पीड से ये उसको अप्रोच कर रहा है उसी स्पीड से ये उससे दूर भी जा रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि इस कॉइल में फ्लक्स नहीं होगा, इस कॉइल में फ्लक्स ज़रूर होगा। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से है, तो इस केस में कॉइल में फ्लक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। फ्लक्स कॉइल में ज़रूर होगा, इसकी कुछ लाइन तो थोड़ी बहुत इसमें से गुजर रही होंगी ना। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से इसके करीब जा रहा है, कॉइल 4 मीटर पर सेकंड से उससे दूर जा रही है, तो फ्लक्स इस केस में ज़ीरो नहीं होगा कॉइल में, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होगा। चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होगी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ये वैसे आप लोगों ने याद रख लेना है कि आप लोगों ने, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अगर सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो, स्पीड सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो, तो उस केस के अंदर फ्लक्स कॉइल में ज़ीरो नहीं होगा। इस डायग्राम में फ्लक्स नॉट इक्वल ज़ीरो होगा, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। जितनी लाइन गुजर रही है उतनी गुजरती रहेंगी, तो फ्लक्स चेंज जब तक नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज तो ज़ीरो आएगी ना। और अगर फ्लक्स में चेंज ज़ीरो है, इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि फैराडेज ने अपने फर्स्ट लॉ में सिर्फ किस चीज़ का आइडिया दिया है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ था। अब आते हैं फैराडेज के सेकंड लॉ की तरफ। फैराडेज ने सेकंड लॉ किया दिया। फैराडेज ने अपने सेकंड लॉ में ही बात बताई जो हम नॉर्मली लिखते होते हैं ना, वो इसने क्या बात बताई कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ। पहले लॉ में क्या बता रहा है कि फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सेकंड लॉ इसका ये है कि इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। ये फैराडेज का सेकंड लॉ है। मैं इसको लिख सकता हूँ, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बस ये बातें मैंने आपको थोड़ी सी याद करवानी थी कि आपको बच्चे अगर कभी एमसीक्यू आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड लॉ का थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी ये चीज़ें हम बार बार एफएससी में भी पढ़ते रहें कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ इस केस में प्रोड्यूस हो रही होगी। और इसका फार्मूला जो बनेगा एन डेल्टा फाई ओवर हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी लिखते हैं। एन यहाँ पर किसको शो करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी प्रॉपर फॉर्म लिखें आर करके लिखते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल हो जाएगी माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हो। अगर वो वर्ड यूज़ करता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो फिर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ ना करे तो फिर हम माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन किस चीज़ को शो करता है वो हम जाकर लेंजेस लॉ में देखेंगे। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के तो फिर माइनस साइन के बिना ऑप्शन चूज़ करोगे, और अगर वो सिंपल इंड्यूस ईएमएफ कहता है तो फिर हम माइनस साइन के साथ ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर किस चीज़ को शो करता है इस पे अभी हम जाकर डिटेल से बात कर लेंगे। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसके साथ अब सब्सक्रिप्ट में ए वी भी लिखते हैं। ए वी मीन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। वैसे एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ भी होती है। वैसे कुछ बुक्स में ना नम्स में याद रख लीजिएगा, वैसे ईटा और उसमें तो नहीं होगा। कुछ लोग ना इंड्यूस ईएमएफ जो होती है ना उसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो ई से भी डिनोट कर दे तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं हो जाना। हम इससे ही डिनोट करते हैं, टेढ़ा सा ई डाल देते हैं ना, लेकिन कुछ बुक्स में सिंपल ई, छोटा ई भी यूज़ करते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला बनेगा डी फाइव बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो साथ में आप ये वाली मॉड की सिंबल भी लगा सकते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ को क्वेश्चन नम्स के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस कम होते हैं, तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ को क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों का नम्स वगैरह में ही आ सकता है। मैं इसके क्वेश्चन आपको एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ को करवा देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे नॉर्मल तो यूएचएस में या उसमें तो आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर हम प्रॉपर अपने इंड्यूस ईएमएफ की तरफ चले जाते हैं। एक जो है ना वो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ का सवाल लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। ये सिर्फ किसके लिए है, नम्स वगैरह के लिए है।
मैग्नेटिक फ्लक्स आपको गिवन है 5t² प्लस 4t प्लस 1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ थ्रू द कॉइल, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट, अब आपको समझ आ चुका होगा, इंस्टेंटेनियस एट t = 1 सेकेंड। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पे जब इंड्यूस ईएमएफ बच्चे पूछेगा ना, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पे जो ईएमएफ होती है वो कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ होती है। तो आप लोगों ने अब इस केस में इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ बतानी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? d/dt इंटू फाइन लिखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 1 होंगे इफ़ नॉट गिवन। किसी भी सवाल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं होंगे तो हम उसको खुद से कितने लेंगे? 1 लेंगे। ठीक, मेरा ख्याल आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ का क्यों क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसी पर्टिकुलर सेकंड पे पूछ रहा है, और इंस्टेंटेनियस जो इंड्यूस ईएमएफ जो किसी पर्टिकुलर सेकंड पे होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। अब जल्दी से आप पुराना फार्मूला अप्लाई करें। मैंने आपको बच्चों डेरिवेटिव लेना सिखा दिया हुआ है। d/dt इंटू फ्लक्स की वैल्यू पुट करो, क्या लिखोगे? 5t² प्लस 4t प्लस 1। डेरिवेटिव लेना याद है ना आपको? 5t² का कैसे डेरिवेटिव लेंगे? इसके डेरिवेटिव लेने के लिए 2 शुरू में आएगा, 5 2 10t और पावर में से 1 माइनस, ऐसे ही बताया था ना। इसकी पावर कितनी? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही, और पावर में से 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये मेरा ख्याल आप सबको याद हो चुका होगा। ये कितना बन गया? 10t 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि t की पावर 0 में लिख सकता हूँ। t की पावर 0 बच्चों 1 होती है। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ जो बनी वो आपकी हो जाएगी 10t प्लस 4। ठीक होगी बात? अब आपका सवाल ये है कि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ बताओ एट t = 1 सेकंड पे। ये किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछ लेना। तो अब आप लोगों ने बच्चों t की जगह पर 1 सेकंड पुट कर देना। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ जो बनेगी 10 × 1 प्लस 4 बन जाएगी, और आंसर आपके पास आ जाएगा 14 वोल्ट। यूनिट तो आपको पता है, ईएमएफ कोई भी हो, ईएमएफ की यूनिट क्या रहती है? वोल्ट की रहती है। ये तो थोड़ी सी बात मैंने इसलिए कर दी थी कि अगर आपका कभी नम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस पैटर्न पे इंड्यूस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे ईटा में भी शायद वो दे दे, क्योंकि ईटा में 2 क्वेश्चन उसने डेरिवेटिव के पास पेपर में दिए हुए। एमडी कैट में मुझे नहीं लगता आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो शायद दे भी दे आप लोगों को। अब हम वापस आते हैं, हमारा जो कोर्स है उसमें एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, और आपको समझ आ गया ना इसमें माइनस कब लगाना है या माइनस कब नहीं लगाना। अगर मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ हो तो माइनस नहीं लगाना, अगर मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ ना हो तो फिर बच्चों माइनस साइन लगाना होता है। तो माइनस साइन Δ∅/Δt हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स का किस्सा मैंने समझा दिया आपको कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन तो 1 लिख के सवाल हल कर दो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब इसके देखिए, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, जितने मैं नीचे फार्मूले लिख रहा हूँ सबके न्यूमेरिकल आएंगे। मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताऊंगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। मैंने आपको फ्लक्स समझा दिया है। अगर आपको फ्लक्स सही समझ आ गया तो इंड्यूस ईएमएफ समझे आपको समझ आ चुकी है, तो एन हो जाएगा। अब फ्लक्स का फार्मूला जो होगा जो आपको गिवन है, Δ∅ किसकी इक्वल होता है? इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स ओवर टाइम हो जाएगा। तो हो सकता है इंड्यूस ईएमएफ को क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि आपको किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो, उस कॉइल का इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स और टाइम गिवन हो, आप इंड्यूस ईएमएफ इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर डायरेक्ट आपको किसी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स गिवन है तो आप इस फार्मूले से एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना उस एग्जामिनर पे कि उसने डाटा कैसा बनाया हुआ। या क्वेश्चन इस तरह का आ जाए -n और आपसे फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहे ΔBA ओवर कौन सा हो जाएगा? Δt हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा। अब इसमें cos कब यूज़ करना है और साइन कब यूज़ करना है वो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो फ्लक्स का फार्मूला समझिए, ये जो सारी बात है वो फ्लक्स के फार्मूला से ही लिंक हो रही है। अब इस फार्मूले में आप लोग याद रखें, cos साइन की मैं बात नहीं कर रहा कब यूज़ करना है। जैसे मैं फार्मूले को एक दफ़ा साइन के साथ भी लिख सकता हूँ। हो सकता है पेपर में कभी क्वेश्चन जो है वो साइन की फॉर्म में भी आ जाए।
इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी ए साइन अल्फा ओवर टाइम। तो ये साइन कॉज आपके अपने जिम्मे, आपको पता होगा साइन यूज़ करना है, कॉज यूज़ करना है। मैं सिर्फ एरिया की बात करने लगा हूँ। एरिया जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, जो कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं, वो सर्कुलर कॉइल के होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट में सर्कुलर कॉइल का क्वेश्चन बहुत कम आता है। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ मतलब नहीं आता। इंटरेस्ट में जो कॉइल गिवन होती है, जिसके एरिया की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपको स्केयर कॉइल गिवन होती है। तो स्केयर कॉइल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू क्या होगा? एल स्केयर से निकालेंगे ना। अगर वो कहता है कि स्केयर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी, उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है, तो हमें पता है उसके एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे? फार्मूले में एल स्केयर लिखेंगे। या दूसरा ये चांसेस हो सकते हैं, जो कॉइल जिसकी बात करें ना, वो कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल हो। अगर वो रेक्टेंगुलर कॉइल होगी तो उसके एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए आप उस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर स्केयर कॉइल का क्वेश्चन, सॉरी सर्कुलर कॉइल का क्वेश्चन आ जाए तो उसका फार्मूला तो मैं लिख सकता हूँ, पाई आर स्केयर होता है। लेकिन क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ऑलरेडी डाटा काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है ना, इसलिए वो सर्कुलर कॉइल में पाई शाई के चक्रों में कम पड़ता है। लेकिन आ भी सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया साइन यूज़ कब करना है, कॉज यूज़ कब करना है, उस पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ऑलरेडी पता है। एरिया का मसला था। एरिया 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या सर्कुलर कॉइल होगी, या स्केयर कॉइल होगी, या रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। उनका एरिया कैलकुलेट करने के फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं होते, ये वो वन कॉइल वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, या टर्न गिवन नहीं होंगे, ये वो वन कॉइल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो वन कॉइल में हम अगर वर्ड यूज़ कर ले, टर्न ना गिवन हो, तो हम एक ही टर्न फिर ले लेते हैं कि एक ही टर्न है आप लोगों का। ठीक है, तो अब ये बातें आपको समझ आ गई। तीसरा जो मेजर हिंट आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि ज़्यादातर इन दोनों का इकट्ठी वैल्यू गिवन होती है। मतलब जब क्वेश्चन आता है ना, न्यूमेरिकल आता है, तो डेल्टा बी अलग से नहीं गिवन होता। वो यूँ लिख सकता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टेस्ला पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, या बी 3 टेस्ला पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन गिवन होता है। तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ कंबाइन गिवन होंगी। क्लियर होगी बात आपको? बस ये चंद बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने के अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये बेसिक फॉर्मेट्स अगर आपको याद होंगे तो बड़ा इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा उसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि, बल्कि मैं एक हिंट लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, आप अपने पास इसको नोट कर लें, लिख लें नो ईएमएफ इज़ इंड्यूस। बड़ी आसान करके मैं बात लिख रहा हूँ, नो ईएमएफ इज़ इंड्यूस व्हेन, ये रिजल्ट आप लोगों ने अपने पास याद रख लेने, व्हेन axis of rotation of coil is parallel or anti-parallel to magnetic field। ये अपने पास ना आप हिंट लिख लें। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कॉइल रोटेट कर, इसकी मैं डायग्राम नहीं बनाता, 3D की पिक्चर है, वैसे याद रख लीजिए। आप लोगों ने याद रखना है नो ईएमएफ इज इंड्यूस व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। अगर कॉइल रोटेट करे और उसका एक्सिस रोटेशन जो है इस पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो फिर उसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में कहता है कि आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करें, सारा डाटा आपको गिवन है, यानी सारा लंबा चौड़ी कहानी गिवन है, ईएमएफ कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ गया और आपको क्या बताया गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल वो पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, तो उस केस के अंदर कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। क्लियर होगी बात? एक तो ये बात याद रखनी है। फिर दूसरा एक और बात लिख लें अपने पास, लिखने की इंड्यूस ईएमएफ असल में इस सिचुएशन में आकर होता ये नहीं कि इस सिचुएशन में अगर एक्सिस रोटेशन ऑफ कॉइल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए ना, तो इस केस में चेंज इन फ्लक्स असल में जीरो हो जाता है ना। तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, अगर आप इसको मतलब प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं। दूसरी बात अपने पास ये लिखा है, मैंने इसलिए इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते हुए आसानी रहे कि जब भी आपके पास एक्सिस रोटेशन ऑफ कॉइल, यानी कॉइल को रोटेट करवा रहे हो और उसका एक्सिस पैरेलल एंटी पैरेलल टू बी हो जाए, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ जीरो। एक और बात लिख लें, इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम
इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगी व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल जो होगा इज परपेंडिकुलर टू बी। बस ये दो बातें आप लोगों ने छोटी छोटी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। आपको जब एमसीक्यू आते हैं ना, जब आप समझो ना कभी क्वेश्चन इंड्यूस ईएमएफ का बहुत कम्प्लेक्स हो गया, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का डेटा गिवन है, इस तरह की सर्कुलर कॉइल गिवन है, डायमीटर गिवन है, एंगल भी नहीं समझ आ रहा और इस तरह का कम्प्लेक्स डेटा होगा, तो आप देखिएगा उसमें वहाँ पर आपको ये वाला हिंट ज़रूर काम करेगा कि उस वक्त क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक्सो रोटेशन ऑफ कॉइल जो है वो पैरेलल एंटी पैरेलल टू बी है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को हल ही नहीं करना, डायरेक्ट फ्लक्स को जीरो लिख देना। हाँ, इस केस में अगर ये वाला वर्ड यूज़ हो जाए, इंड्यूस ईएमएफ बताएं विल बी मैक्सिमम होगी व्हेन एक्सो रोटेशन इज when एक्सो रोटेशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी हो जाए। तो जब परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा तो फिर फार्मूला आप लोग डायरेक्ट ये वाला यूज़ करोगे ना, फिर कॉज और साइन की फंक्शन से तब बाहर निकल आएंगे, फिर आप माइनस एन डेल्टा बी ए ओवर क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा टी यूज़ करेंगे, फिर कॉज और साइन का तो इशू ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इंड्यूस ईएमएफ विल भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कॉज और साइन की आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फिर यूज़ कर देनी है और मैक्सिमम वैल्यू दोनों की 1 होती है, तो फिर फार्मूला आप इससे निकाल लेंगे। और अगर ये वाले वर्ड यूज़ होंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका हुआ है कि इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। एक तो ये हिंट है। इसके बाद फर्दर आप और फार्मूला नोट करें। देखिए, आप सब ने पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की तो बड़ी काफ़ी सारी बातें कर ली ना। अब हमें पता है करंट का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ वो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस किसकी, उस कॉइल की जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस उस कॉइल की होगी जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एवरेज करंट लिखेंगे तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ भी लेंगे, क्योंकि हम एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के लिए सॉल्व करें तो एवरेज करंट होगा और एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होगी। इस केस में अगर हम एवरेज करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के सवाल हल हो रहे थे, तो मैं सिर्फ एक ही फार्मूला लिखूंगा। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का जो सबसे बेसिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होगा। तो जब करंट आएगा तो करंट में वो सारे फार्मूले यूज़ नहीं होंगे, करंट का बेसिक फार्मूले से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी और इनटू बच्चे साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर क्या चीज़ है, उस कॉइल की रेजिस्टेंस है जिस कॉइल में, कॉइल की रेजिस्टेंस है ना, जिस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। पता नहीं, करंट के फ्लो करने के लिए तो लूप का क्लोज होना ज़रूरी है, और जिस कॉइल या लूप में करंट फ्लो करेगा, कॉइल कह लें, लूप कह लें, जो मर्जी लफ्ज़ यूज़ कर लें, जिसमें करंट फ्लो करेगा ना, ये उसकी रेजिस्टेंस लिखी है। और करंट तभी फ्लो करेगा जब वो सर्किट क्लोज होगा। तो ये आपको आइडिया हो गया कि इस तरह आप लोग जो है वो एवरेज करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी, ठीक है। इसी तरह एक और बात करते हैं। देखिए, चार्ज का जो फार्मूला होता है, ये कौन सा करंट की बात हो रही बना, इंड्यूस करंट। ज़रा इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट निकलेगा। अब बच्चे एक और बात करते हैं, इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं। अगर इंड्यूस चार्ज की क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं सिर्फ फार्मूला लिखता जा रहा हूँ, वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद अप करनी है, खुद से डाटा ज्यूम करेंगे, वैल्यूज़ पुट होती जाएंगी। Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, सबको पता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम एवरेज करंट यूज़ करेंगे, और अगर करंट की हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, अभी ऊपर वाले फार्मूले में लिखी एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू आर, और ये इसका डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। तो इंड्यूस चार्ज का जो फार्मूला बनेगा एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बिल्कुल अनकॉमन है, क्योंकि हम हमेशा इंड्यूस ईएमएफ ही कैलकुलेट करते रहते हैं। तो अगर कभी इंड्यूस चार्ज आ जाए या इंड्यूस करंट भी आ जाए तो आपको विदाउट यूजिंग इंड्यूस ईएमएफ आप डायरेक्ट जो है वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक और फंडामेंटल सी बातें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। एक दो और मैं आपको बेसिक सी चीज़ें करवाता हूँ, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। एक क्वेश्चन आते होते हैं चेंज इन फ्लक्स के ना, ये बड़ी आसान सी बात है लेकिन कुछ बच्चे जल्दी में इसको रॉन्ग करते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। चेंज इन फ्लक्स में इसके अपने पास स्टेटमेंट लिखें कि चेंज इन फ्लक्स बताना है आप लोगों ने। क्वेश्चन ये आ रहा था, इफ़ प्लेन ऑफ कॉइल, if plane of coil is
perpendicular to B, if plane of coil is perpendicular to B and rotated by 90 डिग्री। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है, ज़रा समझने की कोशिश करें। प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इनिशियल फ्लक्स होगा वो क्या होगा। अब ये वाला प्लेन ऑफ कॉइल का वर्ड यूज़ हो रहा है, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही तो इधर से सॉल्व कर लें। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, साइन यूज़ करेंगे ना, प्लेन ऑफ कॉइल की वजह से साइन यूज़ किया, कैसे पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर टू बी, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 पे कितना होता है 1, तो इनिशियल फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। तो इनिशियल फ्लक्स बी इंटू ए हो गया, ठीक है। एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री, और उसको 90 डिग्री रोटेट किए, तो जब फाइनल फ्लक्स की बारी आएगी तो पहले 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 पे जो फाइनल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात थी ना कि प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री, और कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन फ्लक्स असल में पूछ रहा है ना, तो फाइनल फ्लक्स इस केस में ज़ीरो होगा। तो चेंज इन फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो फाइनल ज़ीरो, इनिशियल फ्लक्स बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स जो बनेगा वो माइनस बी ए होगा। इसमें सारी इंपॉर्टेंस इस माइनस साइन की है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स ऑप्शन में ज़ीरो लिखा होगा, बी ए लिखा होगा, माइनस बी ए होगा, तो आप लोगों ने माइनस बी ए ही चूज़ करना है अगर ये स्टेटमेंट हो, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी हो एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन भी इसको कर दिया कि इस केस के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स बनेगा वो माइनस बी ए होगा। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कंसेप्चुअल बातें नहीं हैं, बस क्वेश्चन हैं और पेपर में आते हैं, तो इसलिए हम इनको सारी स्टेटमेंट्स को ही लिख रहे हैं। जो पॉसिबल स्टेटमेंट्स है मैं सारी लिख देता हूँ। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इफ़ द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और क्या हो जाए, एंड अब जब ये वर्ड आया करेगा ना प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लोगों ने डायरेक्ट फ्लक्स मैक्सिमम लिख लिया करना। तो इनिशियल फ्लक्स यूँ देना है आपसे लाइन, तो ये अब जब भी आपको नजर आएगा आप लोगों ने बी ए लिख लिया करना। वो तो मैं पहली दफ़ा समझा रहा था ना, तो मैं नहीं लिख रहा था। अगर प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी आ जाए तो इनिशियल फ्लक्स मैक्सिमम। अच्छा आगे सवाल पे चलना है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड, ठीक है, एंड सडनली, सवाल अभी चल रहा है, एंड सडनली withdraw from magnetic field, and suddenly withdraw from magnetic field। इस केस में भी वही सवाल वही चल रहा है कि चेंज इन फ्लक्स बताएं। देखिए प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी आपको मैंने समझा दिया, पीछे फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, क्यों मैक्सिमम है वजह बता दी। एंड सडनली विदड्रॉ फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिए, तो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिए तो फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा ना। देखिए फार्मूला बी ए कॉस साइन यूज करो, ये कॉस बात तो एक ही है ना। जब इसको सडनली विदड्रॉ फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ज़ीरो हो गया ना सवाल में, तो बी ज़ीरो हो जाने से जो फाइनल फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगेन इस केस में अगर आपसे डेल्टा फाइव पूछता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस केस के अंदर भी डेल्टा फाइव जो होगा वो माइनस बी ए की इक्वल ही बनाएंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन इसका लिखें, क्वेश्चन लिख लें कि इफ़ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी, वही समझ आ गया, मैक्सिमम है, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज रोटेटेड बाय, अब ज़रा बात ध्यान सुनना, 180 डिग्री, ये बात ज़रा समझने वाली। इफ़ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, तो प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर है ना, तो इनिशियल फ्लक्स तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी ए की इक्वल हो जाएगा। अब पहले जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे थे ना फ्लक्स का, वो आप यूज़ कर रहे थे बी ए साइन ऑफ 90 डिग्री, लेकिन अब उसने इस कॉइल को फर्दर 180 डिग्री रोटेट करवा दी है। अब फर्दर जब उसने इस कॉइल को 180 डिग्री रोटेट करवा दी है तो 90 के अंदर
अगर हम 180 डिग्री ऐड करें तो कितना बन जाता है, 270 डिग्री बन जाता है। अब असल में मसला ये है कि जो कॉइल है ना वो 270 डिग्री रोटेट कर गई। असल में चक्कर तो ये होता है ना, इस तरफ आपको पता है 90 डिग्री होता है और इस जगह पर 270 डिग्री होता है। हम लोगों ने यहाँ पर एंगल तो शॉर्टेस्ट एंगल लेना होता है ना। अगर इधर से देखेंगे तो 90 होगा, इधर से देखेंगे तो 270 डिग्री लिख लें या इसको -90 डिग्री लिख लें, बात एक ही होती है। 270 डिग्री लिखें या -90 डिग्री लिखें, कंसेप्चुअली बात करो तो मुझे -90 लिखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एंगल जो होगा वो हम कौन सा एंगल लेते हैं, शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं। तो जब हम फाइनल फ्लक्स की बात करेंगे, बात बड़ी आसान सी है वैसे। 180 डिग्री फर्दर रोटेट किया है तो 90 के बाद 180 270 बना। तो आप लोगों ने ये 270 होता है ना, तो हम इधर से शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, इधर से 90 तो इधर से -90 होगा ना, 270 डिग्री -90 होता है। तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे बी साइन ऑफ -90, आपसे अगले दिन भी बात हुई थी, जो साइन है ना अपने पास लिख लें, साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है। साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि इसका माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस को बाहर भेज देता है। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना कॉस की, ऑड फंक्शन का मतलब ये होगा, ऑड फंक्शन आपको समझाऊंगी तो सही में, ये ज़रा समझो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इसे कहते हैं साइन थीटा ऑड फंक्शन। ऑड का मतलब क्या होता है कि ऑड जो होता है वो माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता, साइन ऑड फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन है मतलब साइन जो है वो माइनस को ऑब्जर्व नहीं करेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा होगा। जो कॉज होता है ना, कॉज ऑफ अगर माइनस थीटा कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो ये कॉस थीटा की इक्वल होगा। तो कॉज माइनस को खा पी जाता है, कॉज इवन फंक्शन है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो याद ये रखना है कि साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन है। और समझ आ रहा है ना, अगर नहीं समझ आ रहा इधर ज़रा देखो, एक सेकंड के लिए इधर देखो। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 क्यों पावर ऑड है ना। -1 का स्क्वायर 1, क्यों +1 हो गया, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, इवन, ये ऑड। ऑड में माइनस साइन बच जाता है, इवन में माइनस साइन जज़ब हो जाता है, खा पी जाता है इवन। तो कॉज इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है। तो ये वाला क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ कॉइल वर्ड यूज हो रहा है तो हम साइन से बात करेंगे। और पहले वो परपेंडिकुलर था, एंगल 90 था, फिर 180 डिग्री आगे गया तो 270 होगा। 270 हम लिखते नहीं, हम उसको -90 लिखते हैं। अगर आप 270 लिख लें तो फिर तो इवन आउट वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा ना। लेकिन फिर कुछ बच्चे मुझे ये कहेंगे सर आपने तो हमें ये पढ़ाया था कि यहाँ पर एंगल 0 से 180 रेंज होती है ना, तो फिर वो आपका कंसेप्ट ख़राब होगा ना। तो बेहतर है उस कंसेप्ट को ठीक ही रखें और ये इवन आउट वाला आप कंसेप्ट समझ लें। तो उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी होगी। -b है साइन 90, साइन ने माइनस को बाहर भेज दिया, साइन 90 पे 1 हो गया। तो फाइनल जो बच्चों फ्लक्स बना वो -b होगा। इस केस में अगर आप लोगों ने चेंज इन फ्लक्स बताना हो, इस केस में आप लोगों ने चेंज इन फ्लक्स बताना हो तो क्या फार्मूला होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है, -ba, ये माइनस फार्मूले का। इनिशियल फ्लक्स कितना है, b ऑफ a। इस केस के अंदर जो डेल्टा फाई बनेगा वो -2ba हो जाएगा। क्लियर होगी आपको बात। ये क्वेश्चन अब ये ना समझिए सिर्फ चेंज इन फ्लक्स कहेंगे, आप इस बात को यूँ सोचें तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूला में यूज़ नहीं होता। यानी चेंज इन फ्लक्स का जो मेथड है वो इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूला में भी यूज़ होता है ना। तो आपको याद होगा वहाँ पर मैंने एक फार्मूला इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स के बाद ये भी लिखा था और डेल्टा फाई भी लिखा था। तो ये भी हो सकता है कि जस्ट आपसे फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए इंड्यूस ईएमएफ के अंदर ये स्टेटमेंट यूज़ हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने इसको छोटा सा पार्ट जिसकी वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है वो सॉल्व करवा दिया है कि फ्लक्स क्या होगा। एक बात होगी, यहाँ ज़्यादातर चेंज इन फ्लक्स के अपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब बच्चों अगर आपके क्वेश्चन ये आ जाते जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती कि जो चेंज इन फ्लक्स है, यानी ये वाली स्टेटमेंट होती ना कि व्हेन एक्सिस रोटेशन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू बी होता। अगर पैरेलल टू बी हो या एंटी पैरेलल टू बी हो तो उस केस के अंदर तो आप लोगों ने क्वेश्चन को हल ही नहीं करना, चेंज इन फ्लक्स 0 कर देना। समझ आएगी बात की। अगर एक्सिस रोटेशन ऑफ कॉइल पैरेलल एंटी पैरेलल टू बी कर देंगे तो उस केस में तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। और अदरवाइज जो है वो रोटेशन के अगर क्वेश्चन लाते हैं तो वो हम क्वेश्चन जो है वो सफिशेंटली इसके जो पॉसिबल बन सकते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं।
आज हम इसको फिर यहीं तक वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश की क्लास भी है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।